हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र में इंडियन पॉलिटी को। ओके, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग सारे घटना चक्र को कवर करेंगे विद इन 2 to 3 मंथ्स। ओके, तो साथ में जुड़े रहिए और साथ में घटना चक्र को खत्म करते हैं, जिससे कि आपका एक बेस लेवल तैयारी तो हो ही जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो आज टॉपिक हमारा कौन सा है पॉलिटी में, जो कि है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो संविधान है उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में पहले थोड़ी थ्योरी देखेंगे, यानी कि सारे एक्ट देखेंगे कौन कौन से थे, और उससे रिलेटेड जो भी पहले चैप्टर में क्वेश्चन दिए हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आधे क्वेश्चन आज हैं, आधे क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए के द्वारा पारित अधिनियम। ओके, तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि सबसे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अंडर में ये लाई गई एक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद क्या आया, गुड गवर्नेंस एक्ट। और वो वाला जो पार्ट है कि क्यों आया और क्यों रिवोल्ट हुआ, ये सारा हम लोग हिस्ट्री वाला पार्ट है। हम लोग अभी देख रहे हैं केवल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान बनने में यानी कि डेवलपमेंट होने में कौन कौन से एक्ट आए और क्या क्या उसमें प्रोविजन लाए गए। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये वाला एक्ट। तो फिर 1850 एक्ट जो मैं बता रहा था कि क्राउन के अंडर कब आ गया था, 1858 के एक्ट से, मतलब कि रिवोल्ट के बाद जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया गया ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ओके, और ये पूरा क्राउन के अंतर्गत आ गया। फिर उसके आगे के एक्ट उसके द्वारा लाए गए, ठीक है, क्राउन के द्वारा लाए गए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन कौन से अधिनियम लाए गए और उनमें क्या क्या हम लोगों को प्रोविजन दिए गए, जो कि इस डेवलपमेंट की श्रृंखला में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी वो लाई थी रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखें इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जिनसे हम लोगों को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इस जो स्लाइड्स हैं ये इसमें मैंने समरी में सारा कुछ लिखा है हर एक्ट के बारे में, तो वो तो आपको याद होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से ये सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे। ओके, पहली बात तो आप लोगों को याद होंगे, या जिसको याद नहीं है तो वो याद ये पॉइंट तो मिनिमम कर ही ले। ओके, तो सबसे पहले तो यही याद रख ले कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। तो इसकी जो ईयर है वो भी याद रखना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें कौन कौन से प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट है और जिनसे रिलेटेड हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और इससे पहले की अगर हम लोगों को पढ़ना है वो भी हिस्ट्री वाला पार्ट है, कि जैसे कि जो प्लासी का युद्ध था 1757 में, उसके बाद क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तभी से चालू हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा एक्ट आया, सीधा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, तो इसमें क्या हुआ, जो बंगाल एक प्रेसिडेंसी है, तो उसमें जो उसका गवर्नर था उसको बना दिया गया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसमें सबसे पहला काम क्या हुआ, जो वारन हेस्टिंग है उसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए आप लोगों को। फिर सेकंड देखते हैं, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के नियंत्रण में लाया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है, जैसे कि 3 मेन प्रेसिडेंसी थी, जो कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, तो बंगाल के नियंत्रण में इन दोनों प्रेसिडेंसी को लाया गया, यानी कि सुपीरियर पावर किस पे थी, बंगाल की प्रेसिडेंसी पे, और उसी का गवर्नर जनरल सबसे पहले किसे बनाया गया, वारन हेस्टिंग्स को। ओके, तो ये पॉइंट आपको सारे याद ही रखने हैं। ओके, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 सदस्य की सहायता दी गई।
तो जो गवर्नर जनरल था तो उसकी जो कार्यकारी काउंसिल थी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें तीन सदस्य थे पहले, उसमें एक सदस्य बढ़ा के 4 सदस्य की सहायता दी गई। कौन से एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता में हुई। ठीक है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में हुई 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें? कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपाय लेने पर रोक भी लगाई गई। ठीक है, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको जो प्राइवेट ट्रेडिंग है यानी कि व्यापार है, बिजनेस है, उस पर रोक लगाएगी तथा जो भारतीय हैं उनसे उपहार जो लेने के लिए यानी कि गिफ्ट लेने पर भी रोक लगाई गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रोविजन है जो हम लोगों को याद रखने चाहिए? तो इसमें सबसे पहला है कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया गया। तो सबसे इंपोर्टेंट फीचर इसका क्या हुआ कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि कमर्शियलाइजेशन के लिए अलग है और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक फंक्शन के लिए अलग कर दिया गया। ठीक, दोनों कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। और इसमें 2 चीजें बनाएंगी जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 6 सदस्य थी, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें 6 सदस्य थे। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इसको किसके लिए? राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनको व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया। ओके, तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें कि 6 सदस्य थे वो देखेंगे राजनीतिक मामले और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे व्यापारिक मामले यानी कि कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट था कौन सा? एक्ट ऑफ 1786। ओके, तो गवर्नर जनरल को काउंसिल को ओवर रूल करने और कमांडर इन चीफ की शक्ति दी गई। इस एक्ट में जो 1786 का एक्ट है इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन तब भी आपको ये इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि गवर्नर जनरल जो था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको क्या दिया गया? उसे ओवर रूल मतलब कि कोई भी जो कानून है उसको ओवर रूल करने की और कमांडर इन चीफ की शक्ति दी गई। ओके, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले गवर्नर जनरल बने जिन्हें यह शक्ति मिली। तो इसके बाद वारन हेस्टिंग तो पहला था, फिर इसके बाद बन गए थे कौन? गवर्नर जनरल वारन। 1786 में कौन थे गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने को ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन्हें ये वाली शक्ति सबसे पहले मिली, मतलब कि इन्हीं के कार्यकाल में ये चीज लागू हुई थी क्योंकि 1786 में। और फिर हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, फिर देखते हैं चार्ट, ये हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। फिर चार्टर एक्ट कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या इंपोर्टेंट प्रोविजन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चार्टर एक्ट फिर 1786 के बाद आया 1793। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल तक बढ़ाया गया। तो इसमें क्या किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि एआईसी थी उसके जो व्यापारिक एकाधिकार यानी कि जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको 20 साल तक बढ़ा दिया गया। ओके, तो 20 साल तक उनकी ट्रेडिंग में मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। फिर 20 साल बाद एक्ट कौन सा आया? 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 आया। फिर 1793 के 20 साल बाद ये एक्ट आया, तब तक तो बढ़ा दिया था जो व्यापारिक एकाधिकार। तो इसमें क्या किया गया कि भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख प्रतिवर्ष देने की प्रावधान हुआ। ठीक है, और 1813 के एक्ट में ये भी आया कि जो व्यापारिक मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। केवल चाइना से ट्रेड जो है वो चाइना से चीनी का ट्रेड केवल रहा। ठीक है, बाकी मोनोपोली खत्म कर दी थी 1813 के एक्ट में, ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद 1830 के एक्ट में तो सारी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। और इसमें 1830 के एक्ट में और क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, तो अभी तक कौन सा था? अभी तक थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। ओके, और फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, तो पहले कौन से ऐसे थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
तो ये 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल को, बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और फिर इनके काम जो है वो हिस्ट्री में, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना ही पढ़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853, फिर उसके 20 साल बाद कौन सा आया, 1853। इसमें क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कानून बनाने वाली और उसको अप्लाई करने वाली दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कौन से एक्ट में, 1853 के एक्ट में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इंडिया यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण भी किया गया। फिर सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो जो सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई, इसका मतलब कोई भी इसमें अपना कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई कर सकता है। फिर अब देखते हैं अब हम लोगों ने लास्ट एक्ट देख लिया 1853। फिर उसके बाद रिवोल्ट हो गया 1857। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हुआ, ले लिया गया शासन और अपने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन आ गया। तो ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित अधिनियम अब देखेंगे 1858 से 1947, जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए तब तक इसी के अंडर रहा था शासन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला आया 1858 का, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोविजन थे जो कि इंपोर्टेंट है, तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण ले लिया। ये तो मैं अभी तो बात पढ़ी है ये, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भारत का नियंत्रण ले लिया गया। ओके, ब्रिटिश सरकार ने। और गवर्नर जनरल को वायसरॉय ऑफ इंडिया नाम दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारन हेस्टिंग। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिंग। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि भारत के लिए वायसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि भारत के लोगों के सामने एक ही आदमी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है, और लेकिन अगर भारतीयों के सामने उसे कहा जाएगा वायसरॉय। ओके, तो ये चीज कर दिया गया। तो पहला वायसरॉय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। तो ठीक है, वारन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखें। फिर उसके बाद विलियम बेंटिंग, और फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो इसे ये पहला वायसरॉय बना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इसी एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजन है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बनाया गया। एक नया पद का सृजन किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ये ब्रिटिश हाउस में बैठेगा। ठीक है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी जो काउंसिल है उसमें 15 सदस्य होंगे। ओके, तो ये इंपोर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, यानी कि इंपोर्टेंट प्रोविजन है कि एक क्या हुआ कि भारत की तरफ से एक ब्रिटिश हाउस में बैठेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, और इसकी सदस्य जो है वो 15 सदस्यीय काउंसिल थी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें क्या हुआ था, भारतीय प्रतिनिधि को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार भारतीय प्रतिनिधि को जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले कौन से एक्ट के द्वारा पार्टिसिपेट करने के लिए शामिल किया गया था, वो 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट है मद्रास और बॉम्बे को कुछ विधायी शक्तियां वापस कर दी गई। यानी कि पहले क्या था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे उसी सुपीरियर बनाया था। फिर क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको जो शक्तियां थी और उनको वापस कर दी थी कुछ शक्तियां। तो जिससे क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर की शुरुआत हुई, यानी कि शक्तियां जो है ऊपर से नीचे स्तर तक बांटने की शुरुआत हुई। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 1861 के एक्ट से ही सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर की शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट कौन सा है, वायसराय। और वायसराय जो था उसको ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला केवल 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार कौन से एक्ट में मिला, तो 1861 के एक्ट में मिला। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई।
उसके बाद भारतीयों को बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से एक्ट द्वारा भारतीयों को पहली बार बजट डिस्कशन में बजट डिस्कशन का अधिकार मिला, प्लस उनमें क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिला। तो 1892 के एक्ट में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इलेक्शन की अवधारणा पहली बार लागू किया गया। इलेक्शन की जो अवधारणा है उसको पहली बार लागू इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया, 1892 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इलेक्शन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, अवधारणा को लागू किया गया था, लेकिन इलेक्शन जो टर्म है उसका यूज नहीं किया गया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, आगे क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1909। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है 1909 और 1990। ओके, है तो सारे इंपोर्टेंट, ये ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार भी इसका दूसरा नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लस अब इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, पहली बार भारतीयों को वॉयसरॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहले तो बजट डिस्कशन में शामिल हुआ 1861 में। तो सबसे पहले क्या हुआ, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और फिर 1892 में सबसे पहले बजट डिस्कशन में। ओके, अब क्या हुआ कि वॉयसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को सबसे पहली बार शामिल किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। फिर उसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जो वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बने। ओके, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। सत्येंद्र कुमार सिन्हा ऐसे पहले मेंबर थे जो वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी पालिका में सदस्य या लॉ मेंबर बने। ओके, तो ये नाम भी याद रखना है। फिर उसके बाद मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड, ये भी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्ट्रोड की शुरुआत हुई, यानी कि मुस्लिम और हिंदू के वोट अलग अलग कर दिए गए। हिंदू हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। ओके, तो ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि जिसे लॉर्ड मिंटो, और फिर क्या हुआ, इसको लागू किया गया सेपरेट इलेक्ट्रोड, जिससे लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाने लगा, इलेक्टोरेट। ओके, तो लॉर्ड मिंटो ने ये किया था, तो तभी उन्हें क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाने लगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, जिसका दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, तो अब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो मिंटो इसमें क्या है, वॉयसरॉय है। ये मॉर्ले जो है इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। तो ये भी इसी के नाम पे रख दिया गया कि जो सेक्रेटरी था स्टेट का वो कौन था, मॉर्ले, और मिंटो उस टाइम का वॉयसरॉय था। ओके, ऐसी मॉन्टेगो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड यहाँ पर वॉयसरॉय का नाम है, तभी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम दिया गया। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहला, डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हुई, 1919 के एक्ट से। और सेपरेट इलेक्ट्रोड को सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तक बढ़ाया गया। पहले हिंदू मुस्लिम में, फिर और क्या किया गया, सिख के लिए अलग, इंडियन क्रिश्चियन, जो इंडियन क्रिश्चियन थे उनके लिए अलग, एंग्लो इंडियन के अलग, और यूरोपियंस के लिए अलग बढ़ाया गया। ओके, फिर बाई कैमरलाइज पहली बार केंद्रीय स्तर पर लागू हुई, यानी कि द्वैत शासन केंद्र स्तर पर लागू हुआ 1919 के एक्ट से। ठीक है, डायरकी की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में बांटा गया। मतलब कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनमें दो प्रकार से बांटा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत फीचर है। तो इसमें एक तो ट्रांसफर पावर और एक रिजर्व पावर। तो जो ट्रांसफर पावर थी, मतलब कि जो शक्तियों का बंटवारा हो रहा है, कि जो ट्रांसफर पावर है वो भारतीयों को दे दी गई। ठीक है, ट्रांसफर पावर मतलब कि कुछ डिपार्टमेंट दे दिए गए जिसमें भारतीय लॉ बनाएंगे। ठीक है, और रिजर्व पावर गवर्नर जनरल ने यानी कि वॉयसरॉय ने अपने पास रख ली। तो जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे ये सब्जेक्ट दे दिए किसको, भारतीयों को। और रिजर्व पावर में जो डिफेंस है और ये बैंक हैं, ये वाले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल ने रख लिए। ओके,
इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी कौन सी ट्रांसफर पावर थी, कौन सी रिजर्व पावर थी। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द पहली बार की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई? 1919 के एक्ट से हुई। तो ये भी इंपोर्टेंट फीचर है, आपको ये याद रखना है। फिर साइमन कमीशन 1927 में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि जो 1919 का एक्ट है, जब हम लोगों को ट्रांसफर पावर दी गई भारतीयों को, कि अब देखते हैं फिर इसकी जितनी पावर दी गई, ठीक है, और कुछ गवर्नर जनरल ने जो मेन पावर थी गवर्नर जनरल ने रख दी गई। फिर आगे ये चीज हुई कि इसके मतलब जितनी पावर दी इसके ऊपर समीक्षा होगी 10 साल बाद, तब देखेंगे कि और कितनी हम लोगों को पावर दी जानी चाहिए, यानी कि इंडियंस को और कितनी पावर दी जानी चाहिए। इसके ऊपर कमेटी गठित हुई, ठीक है, एक कमीशन बना जिसका नाम था साइमन कमीशन। ओके, तो वो 10 साल बाद आना था, यानी कि 1929 में आना था। पर पहली चीज तो वो 2 साल पहले आ गई समीक्षा करने 1927 में प्लस, और ये एक्ट आने पर क्या हुआ कि इस एक्ट का विरोध हुआ, यानी कि इस कमीशन का विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस कमीशन में सारे जो मेंबर थे वो सारे व्हाइट पीपल थे, यानी कि सारे अंग्रेज थे। इंडियन को कोई जगह नहीं मिली, और पावर इंडियंस को ही देना है, और उनको ही उसमें मतलब कमीशन में शामिल नहीं किया गया। तो कैसे डिसाइड होगा? तो इसी वजह से इस चीज का बाइकआउट किया गया लाला लाजपत राय द्वारा और भी लोगों द्वारा। और इसी एक्ट के विरोध में, इसी कमीशन के विरोध में क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1927 में लाठी मारने से। ओके, तो ये इसकी कहानी है। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे फिर आगे क्या हुआ और कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ये हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो साइमन कमीशन भी इसी की समीक्षा के लिए 10 साल बाद आना था, लेकिन 1927 में साइमन कमीशन आया था इसी के बारे में। ओके, अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया फेडरेशन की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई? ये एक्ट 1935 के एक्ट से। और जो डायरकी जो सेंटर में लगी थी, यानी कि द्वैध शासन जो सेंटर में लगा था वो प्रोविंसेस में दिया गया। ठीक, डायरकी को प्रोविंस से समाप्त करके सेंटर में लागू कर दिया गया, यानी कि डायरकी को जो प्रोविंशियल डायरकी लगी थी किसमें? 1919 के एक्ट में, तो उसे अब सेंटर में लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हुई, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। ओके, फिर शेड्यूल कास्ट, वोमेन और लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर फेडरल कोर्ट की 1937 में स्थापना हुई। बर्मा को ब्रिटिश इंडिया से अलग किया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा बनाए गए। ओके, और 11 में से 6 में क्या हुआ, ये बाइकैमरलिज्म लागू हुआ 11 में से 6 प्रांतों में। ओके, तो ये सारे इंपोर्टेंट फीचर हैं इसके। फिर नेक्स्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोगों का देश स्वतंत्र और संप्रभु बना। ओके, और वॉइसरॉय का पद को समाप्त कर दिया गया, और वॉइसरॉय का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया, और प्रत्येक डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त की गई, यानी कि भारत के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर जनरल नियुक्त की गई। तो पहले गवर्नर जनरल जो कि आजाद भारत के थे वो कौन थे? राजगोपालाचारी थे। ओके, तो किंग ऑफ इंग्लैंड के शाही किताब को एम्परर ऑफ इंडिया शाही किताब से एम्परर ऑफ इंडिया हटाया गया। ओके, तो ये भी इसका इंपोर्टेंट फीचर है। तो ये सारे जो भी इंपोर्टेंट फीचर थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। ओके, और बाकी जो भी फैक्ट बचे हैं, जो भी चीजें बची हैं, वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से एक्ट के द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, यानी कि व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1813, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि चार्टर एक्ट जो 1813 था उसके द्वारा ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। बट
ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, बट चाइना के साथ अभी भी ट्रेड मोनोपोली का अधिकार इन लोगों को प्राप्त था, यानी कि कंपनी को प्राप्त था, और वो भी टी का। तो इसमें क्या है, चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली है टी के ट्रेड की, टी ट्रेड की, तो वो अभी भी थी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच एक्ट was the legislative council of the India given the power of discuss the budget, मतलब कि बजट डिस्कशन की पावर कौन से एक्ट के द्वारा दी गई थी। ओके, तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या 1892 या 1909 या 1990, मतलब कि कौन से एक्ट के द्वारा जो बजट डिस्कशन की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, यानी कि 1892 के अधिनियम के तहत ये चीज जो शक्ति है बजट पर डिस्कशन और क्वेश्चन करने की, ये चीज प्राप्त हुई थी, या मतलब कि शक्ति दी गई थी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। अंडर विच एक्ट वाज प्रोविजन मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, तो सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग, या पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग, या चार्टर एक्ट के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, और कब हुई थी, 1774 में। ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। और अगर बात करें कहां पे हुई थी, तो फोर्ट विलियम में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ओके, और जो पहली ये सुप्रीम कोर्ट है, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये पहली सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। पहली मतलब कि सबसे पहली ये न्यायिक संस्था थी, यानी कि पहली फर्स्ट सुप्रीम जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था। ओके, और इसके सॉरी इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसके मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए, न्यायाधीश, तो ये थे सर एलिजा इम्पे was the first चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, या कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। तो ये तो ऑप्शन हमें सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल हम लोग करके आए हैं। फिर उसके बाद लेमेस्टर इस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये दूसरा कथन है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अकॉर्डिंग तो हुई थी, लेकिन क्या एलिजा इम्पे उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। जो संघीय कोर्ट की स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत की गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1909 यानी कि 1909, या 1919, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, इसका मतलब जो डी है इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो फेडरल कोर्ट की स्थापना ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 1935 के एक्ट में हुई थी।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? एक, अगर इसका डेट पूछी जाए तो 1 अक्टूबर, एक्ट तो यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और 1 अक्टूबर 1937 में। ओके, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए, मुख्य न्यायाधीश फेडरल कोर्ट के, सीजीआई लिख दे रहा हूं, चीफ जस्टिस कौन थे पहले? तो ये है सर मोरस ग्वायर, ठीक है, सर मोरस ग्वायर इसके पहले चीफ जस्टिस थे। ओके, और 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। और एक्ट कौन सा था? एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या था? ऑब्वियस सी चीज है, इसका काम था संविधान की व्याख्या करना तथा उसके विवादों को सुलझाना, इसका मेन काम था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट, जो कि अभी पढ़ के आए हैं, तो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। मतलब कि दो सूची दी गई हैं और उसके बाद नीचे कोड दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी? तो इसका ये हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब कि इसका ये 2 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हम लोगों ने ये अभी हाल क्वेश्चन देखा था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुई थी। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से एक्ट के द्वारा दी गई? तो ये दी गई चार्टर एक्ट 1813, यानी कि इसका 3 ही हो जाएगा। ठीक, और फिर गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर की नियुक्ति ये 1833 के एक्ट में हुई थी, मतलब कि इसका 4। तो आंसर क्या हो गया? 2 1 3 4। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 2 2 1 3 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये सूची 1 से सूची 2 को हम लोगों ने मिला लिया कि नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 73 के अकॉर्डिंग। और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? 1813 के एक्ट द्वारा। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर एक्ट 1813 द्वारा की गई थी। तो 7वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी का सिद्धांत किससे संबंधित है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न में सही हो जाएगा कि केंद्रीय विधायिका को 2 सदनों में विभाजन, या दोहरी सरकार की शुरुआत अर्थात केंद्रीय और प्रांतीय सरकार, या 2 शासकों की व्यवस्था, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में, या राज्यों को सौंपे गए विषय को 2 श्रेणियों में विभाजन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो 1909 के एक्ट में, जैसे मॉडलिमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि द्वैध शासन का मतलब क्या था कि 2 पावर को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक रिजर्व पावर, एक ट्रांसफर पावर। तो इसका मतलब क्या है? राज्यों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड प्रोविंस इनटू द 2 कैटेगरी, ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर। ठीक है, एक थी ट्रांसफर पावर, एक था रिजर्व पावर। ओके, और ट्रांसफर जो पावर थी ये किसके पास थी? इंडियंस के पास, इंडियन, और ये गवर्नर जनरल के पास। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लगा? ठीक है, ये तो प्रोविंशियल डायरकी अभी हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्या केंद्र स्तर पर कौन से एक्ट के द्वारा लगाया गया?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने सबसे लास्ट में अभी पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही क्या लिया गया था कि प्रोविंशियल डायरकी की जगह सेंट्रल में डायरकी लगा दी गई थी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर ध्वज साधन प्रणाली लागू की। फिर वही हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये लगाई गई। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे करेंगे। धन्यवाद।